हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप इतने मन से पढ़ाई कर रहे हैं और इन सब लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और इसी के साथ अब बोर्ड एग्जाम में यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन में से जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं वे आपको मैं कराता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस यूनिट से और इन फ्यूचर भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या था? किसी विलयन में वाष्प दाब का जो अवनमन होता है P माइनस पी एस अपॉन पी, किसी विलयन में वाष्प दाब का किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन में विलेय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। ये था राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये कहने की सीमाएं क्या हैं? राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, शांत विलयनों से यह विचलन प्रदर्शित करता है। कहां लागू होता है? ये तनु विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, शांत विलयनों से यह नियम विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरा, यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं कि विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो सुनिए, आपने दोबारा सुन लीजिए। तनु विलयनों पर लागू होता है ये। जो विलयन शांत होते हैं वे राउल्ट के नियम से या तो धनात्मक विचलन दिखाएंगे या फिर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। केवल अवाष्पशील चीनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इनके विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये सीमाएं हैं, ये आपको याद कर लेनी है। वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 15, 16, 22 कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। स्मॉल डब्ल्यू कितने ग्राम दिया गया है हमें? 12 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू 12 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। विलयन के क्वथनांक जो था उसमें कितना पाया गया घोलने के बाद? 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी जो आया वह आया 100.34 माइनस 100 बराबर 0.34 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। के बी के लिए क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर, डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन
m इंटू कैपिटल W। बच्चों ये फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। जब ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया गया तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी 0.34। केवी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्मॉल w 12 ग्राम अपॉन m कितना आया, अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180। ग्लूकोज जो होता है उसका अणुभार होता है बेटा 180, क्योंकि फॉर्मूला C6H12O6 है। और कैपिटल W आया कितने ग्राम 100 ग्राम। तो जब केवी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 180 इंटू 100 इंटू 0.34 अपॉन 12 इंटू कितनी बार कैंसिल हुआ 10 बार। ठीक है, तो अब यहां पर के भी आएगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 इंटू 0.34 अपॉन 12। 6 से 3 बार कट गया, ये 2 बार, सॉरी कहाँ दिमाग है, और ये 3 बार कैंसिल हो गया। ये कितनी बार हो गया 0.17 बार। तो के भी कितना हो गया बोलो 2.51 केजी पर मोल। ये थी इसका आंसर, इतने ग्राम के केजी पर मोल। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर चेक कर लीजिए कि यही आंसर है क्या आपका भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दी है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं हम। हमें दिया टी की वैल्यू कितनी दी है हमें 27 डिग्री सेल्सियस में ऐड करो 273 और इसे बना दो केल्विन 300 केल्विन। सॉरी ये क्या लिख दिया 300 केल्विन। अब दिया इन्होंने आर की वैल्यू, ये भी हमें नोट कर लेते हैं हम 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल, ये हमें दिया हुआ है। अब डेसीमीटर क्यूब का मतलब समझ गए हो आप या नहीं समझे, रहिए आप में। डेसीमीटर क्यूब का मतलब है N/V बराबर 1/10। अब आपको क्या निकालना है, इसका परासरण दाब। क्या फॉर्मूला आपके सामने, PV = nRT, P = N/VRT। N कितना है N/V 1/10 इंटू R की वैल्यू 0.082 इंटू T की वैल्यू। अब P की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 1 0 ये शामिल कर दीजिए। अब 3 अंक के बाद 2.460 ATM, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, वायुमंडल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सामने क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़ा होगा क्वेश्चन आप लोगों ने और समझ में आ गया होगा। डेसीमीटर क्यूब का N/V हो गया 1/10, डेसी का मतलब 10, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है।
परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। परासरण दाब, मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था परासरण दाब वाला इस यूनिट में, तो मैंने समझाया था आपको कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए, कौन सी क्रिया को रोकने के लिए? परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम बाह्य दाब लगाया जाता है उस न्यूनतम बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं, जिससे कि परासरण क्रिया होने से रुक जाए। इस क्रिया को होने से रोकने के लिए जितना भी न्यूनतम बाह्य दाब लगाया हमने, उसी दाब को बोलते हैं परासरण दाब। प्यारे बच्चों, आपको तो ये पता होगा कि ई विद्या की ओर से आपको ये फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं और आप इनका लाभ उठाइए और आपको जो है बोर्ड एग्जाम में दावा करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है परासरण दाब। ये आपको समझा रखी है कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम बाह्य दाब लगाते हैं, इस न्यूनतम बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। अब ये कहते हैं कि परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है? परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेते हैं और करना जानते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिए होंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताता हूं आपको मैं। डेफिनेशन आप खुद करेंगे। पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है, जहां डब्ल्यू क्या है? ग्राम में भार है विलेय का, और एम क्या है? विलेय का अणुभार है। तो क्या बन जाएगा? पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। तो ये था परासरण दाब। पी क्या था यहां पर? परासरण दाब। और वी क्या है? आयतन लीटर में, और आयतन हो जाएगा यहां पर डब्ल्यू ग्राम में भार है विलेय का, एम अणुभार है, और आर क्या है? विलयन स्थिरांक का, टी परम ताप। तो विलेय के अणुभार में और मोल द्रव्यमान में ये संबंध है, ये हमने लिख दिया यहां पर। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट। ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, अणुभार 155, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक इतनी कमी पाई गई। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर लेंगे। देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यू दी हुई है। स्मॉल डब्ल्यू कितने ग्राम बताइए? 1.822 ग्राम। अणुभार 155। बड़ा डब्ल्यू कितने ग्राम? 100 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू। हिमांक में कमी कितने की आई? डेल्टा टी आया 0.60 डिग्री सेल्सियस। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हमें सब यहां पर क्वेश्चन दे दिए गए, तो हमें अब निकालना है डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें के एफ निकालना है, तो डेल्टा टी इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। डेल्टा टी कितना है जल्दी बताइए? 0.60 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1.822 इंटू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू था, यहाँ पे एम आएगा ना। एम की वैल्यू है 155 1.822 इंटू 1000। ये अब सोल्व कीजिएगा इसे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सोल्व कर लेंगे।
155 इंटू 60.60 इंटू कितना 100, कितना हो जाएगा आप जानते हैं। क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, ऊपर गुणा करिए हमने, कितना आया 9300, 9300, नीचे कितने का आया 1822, 3 पॉइंट से 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ कितना हो गया बताइए, डिवाइड करिए कैसे, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 5.104 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये आपको शायद समझ में आ गया हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप बोर्ड में आएगा तो इसी प्रकार सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमांक के अवनमन वलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। कितने बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन को? मैंने इससे पहले वीडियो में लेक्चर में आपको कराया था, और आप सभी जानते होंगे कि इनमें क्या संबंध है, हिमांक के अवनमन में और विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। ये हम कैसे स्थापित करेंगे, इस को आप समझ चुके होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, मतलब मोललता। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम मोललता क्या होती है, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी एफ क्या हो गया, के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब ये क्या क्या है देखते हैं। डेल्टा टी एफ क्या है, यहां पर के एफ क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, बड़ा डब्लू क्या है। डेल्टा टी एफ क्या था, ये यहां पर हिमांक का अवनमन, हिमांक का, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्लू क्या है, विलय का ग्राम्य भार। ये क्या है बताइए, विलय का अणुभार। और ये क्या है, विलायक का ग्राम्य भार। तो ये थे जो आपको ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन का आंसर ये था कि हिमांक के अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो आपको ये संबंध इसमें लिख के आना है, मोलर द्रव्यमान में और विलय के अणुभार में संबंध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल पर दाब उत्पन्न करता है। R का मान दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया है, पहले नोट कर लेते हैं। जो जो डिजिट आपको यहाँ पर दी गई हैं वे सभी डिजिट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें कौन कौन सी डिजिट दी गई हैं, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V। इसका मतलब देखो, पहले देखो हम क्या क्या रखा, 5% W/V, स्मॉल w बराबर 5 ग्राम।
और V बराबर कितने ml, 100 ml, क्योंकि 5% का मतलब है W दिया है इन्होंने, तो 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 100 ml विलियन में, सही है, 100 ml विलियन में। तो हम ml को लेंगे लीटर में, 100/10 लीटर। अब दिया ग्लूकोज का अनुपात कितना होता है, देखो एक 180 हो गया। आर की वैल्यू दिया आपको लीटर वायुमंडल प्रति मोल। अच्छा, अब पूछा आपसे परासरण दाब, क्वेश्चन मार्क। तो पाई वी बराबर, या पी भी कह सकते हैं आप इसे, पाई को पी भी कह सकते हैं, W/m/R/T। अच्छा, पाई की वैल्यू दे दी, पाई बराबर 7, पी बराबर 7, टी बराबर कर दिया उन्होंने क्वेश्चन मार्क। तो पाई कितना हो गया 7 इंटू वी कितना हो गया 0.1 इक्वल टू डब्ल्यू कितना हो गया कितने ग्राम अपॉन एम कितना हो गया इंटू टी। तो टी कितना हो जाएगा इसका, बताइए कितना हो गया 300 गुणा करेंगे, इसकी गुणा कैसे करेंगे देखिए। अब हमें टी निकालना, देखो आपको गुणा करने सिखाता हूँ मैं। ये कितना हो गया 0.7 बराबर 5 इंटू अपॉन 180। अब ये हो जाएगा टी इक्वल टू 7 अपॉन आप तो गुणा भाग कर लेंगे आप इनकी, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। हो गया नहीं हो गया, पॉइंट आ गए, अनदर पॉइंट 0 बढ़ा लो। अब और आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया अभी 5 से कितना कट गया ये 5 से कट गया 5 दिया 15 3 बच गया 30 हो गया 5 6 30 36। ये हो गया आपका 36 इंटू अपॉन 82। अब इसके बाद आया डिवाइड किया जब हमने इसे, तो ये हो गया होगा आपका 41 18 हो गया 18 इंटू अपॉन 41। तो 18 इंटू 7/41 कितना बैठता है देखिएगा, तो आपको इसे बैठ करना है। अब तो आपने करा 7 8 56 का 6 56 का 6 और साथ ही हम 7 और 5 12 कितना हो गया अपॉन 41। तो ये आ जाएगा डिवाइड होकर आपका T इक्वल टू 307.31
7.31 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था हमें इन्होंने। नेक्स्ट अच्छा, ये हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों इसमें एक दो क्वेश्चन और भी करने थे आपको, वो ये है इन्होंने अब अगला एक क्वेश्चन 2022 में दिया हुआ है। ये आपको सोल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2022 बोर्ड परीक्षा में आपको ये दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके लिए, आप इसे सोल्व करेंगे। एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल का एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं W सॉल्यूशन। W कितने ग्राम है? 45 ग्राम। V कितना लीटर है? 1 लीटर। T कितना दे दिया आपको? बताइए T कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 प्लस 273 कितना हो गया? केल्विन। P कितना दे दिया परासरण दाब आपको? 3.2 वायुमंडल। क्या पूछा आपसे? आपसे कहा R के मान की गणना कीजिएगा। क्या फॉर्मूला है? PV इक्वल टू W अपॉन MRT। पदार्थ कौन सा था ये वाला? अच्छा, अणुभार दे रखा। पदार्थ का अणुभार भी हमें दिया हुआ बेटे यहां पर 342 इसका अणुभार हमें दिया हुआ है। तो P हमें कितना दिया है यहां पर? 3.2 इंटू V कितना दे दिया हमें यहां पर? 1 लीटर। W कितने ग्राम दिया हमें? और M कितना दिया हमें? 3। R की वैल्यू क्या दी है हमें यहां पर इन्होंने? फिक्स वैल्यू होती है ना ये।
मल्टीप्लाई में क्या दिया इन्होंने हमें यहाँ पर 293। सोल्व करिएगा इसे। विलेय स्थिरांक के मान चाहिए तो पूछा विलेय स्थिरांक इन्होंने। आर, तो आर क्या है सोल्व करने के बाद? जब सोल्व किया गया पूरे को इसे, तो आर की वैल्यू आई 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये वैल्यू है आर की निकल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आर की आई है निकल कर। तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसके न्यूमेरिकल जो भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे बच्चों, ये मैंने आपको करा दिए। अब इन सब न्यूमेरिकल के बाद आपको यहाँ पर जो मैं चाहता हूं कराना, एक टॉपिक था छोटा सा, आदर्श विलयन कौन सा होता है, वो छूट गया था, वो मैं करा देता हूं आपको। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन क्या होता है, किसे बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन कहलाते हैं बच्चों आदर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो सांद्रता और ताप के एक विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। लिख देता हूं मैं आपको यहां पर, वह विलयन जो सांद्रता और ताप के विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो सांद्रता और ताप के विशाल परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन्हें बोलते हैं आदर्श विलयन, जो हर कंडीशन में राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। अब वो कहते हैं कि आदर्श विलयन के उदाहरण क्या हैं, ऐसे हमें एग्जाम्पल दीजिए जो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हों। आदर्श विलयन के उदाहरण, मेथनॉल तथा एथेनॉल का विलयन नंबर 1 पर, मेथनॉल व एथेनॉल का विलयन। नंबर 2 बेंजीन और टॉलुइन का विलयन, बेंजीन व टॉलुइन का विलयन। नंबर 3 CCl4 SaCl4 का विलयन। नंबर 4 क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का विलयन, क्लोरोबेंजीन व
ब्रोमोबेंजीन का विलयन। नंबर 5, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड का विलयन। बच्चों ये सारे विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ना तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक दिखाते विचलन, ना दिखाते ऋणात्मक विचलन। अब होते हैं कुछ ऐसे विलयन जो अनआदर्श विलयन होते हैं। कौन से? अनआदर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? अनादर्श विलयन ये कौन से होते हैं बच्चों? देखो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। एक तो होते हैं दो प्रकार के बच्चे, एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, एक होते हैं ऋणात्मक निगेटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या क्या एग्जाम्पल है। जो धनात्मक विचलन दिखाएंगे वो कौन से, और जो ऋणात्मक दिखाएंगे कौन से, और क्यों दिखाएंगे, क्या वजह है इसके पीछे, धनात्मक ऋणात्मक विचलन क्यों दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कौन से हैं। बच्चों, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन हैं वे हैं जो धनात्मक विचलन दिखाएंगे एथेनॉल व एसीटोन का विलयन, एथेनॉल व एसीटोन का विलयन, बेंजीन व एसीटोन का विलयन, बेंजीन व एसीटोन का विलयन। अब ये धनात्मक क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये धनात्मक विचलन इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों, जब इनमें आप एसीटोन और साइक्लोहेक्सेन या कुछ भी जब इन्हें मिलाएंगे आपस में, तो इन्हें मिलाने से क्या होगा, इनके मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने से एथेनॉल और एसीटोन, बेंजीन या एसीटोन दोनों विलय पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे, जिससे ये उम्मीद से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे, और जिससे ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन से दिखाते हैं? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन, एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का विलयन। एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का विलयन हुआ, या आप कह सकते हैं बेंजीन में क्लोरोफॉर्म का विलयन हुआ, या आप कह सकते हैं इसमें H2O HCl का विलयन हुआ। सब क्या है? नेगेटिव वाले। क्यों? क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे विलयन, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बन जाने की वजह से ये निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, निगेटिव विचलन प्रदर्शित करेंगे। अब ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। तो इन वालों में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, H बॉन्ड टूट जाता है,
यहां H बॉन्ड बन जाता है, H बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से ये राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो अणु स्वतंत्र होंगे तो वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। अगर विलयनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो बन जाने से क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल समगुणित हो जाएंगे, तो वो राउल्ट कम वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे और राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, जो आपको मैंने अभी अभी बताए हैं, समझाए हैं। तो बच्चों इसी प्रकार यहां पर अब आपने ये सब टॉपिक सीख लिए, तो एक छोटा सा टॉपिक और सीख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे भी सीख लीजिए, 2 मिनट का है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बच्चों स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होते हैं? द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन तथा क्वथनांक निश्चित होता है। द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन और क्वथनांक, संगठन और क्वथनांक निश्चित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, जो अपने संगठन में बिना किसी परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं, जो अपने संगठन में बिना किसी परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण का, आपने लिया 95% एथेनॉल। अगर 95% एथेनॉल में 95% एथेनॉल में हम 5% वाटर मिला दें तो ये अपने संगठन में बिना परिवर्तन के ही आश्रित हो जाएगा, ये कहलाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम 68% HNO3 में 32% कितने वाटर मिला दें तो ये भी क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होते हैं? द्रवों के वे मिश्रण जिनका संगठन और क्वथनांक निश्चित होता है, जो अपने संगठन में बिना किसी परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। 95% एथेनॉल और 5% जल का मिश्रण एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। 68% HNO3 और 32% जल का मिश्रण भी ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है। इसी के साथ बच्चों यहीं पर अब ये लेक्चर पूरा हो गया और ये यूनिट पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, और उस यूनिट नंबर 2 का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।